सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जैसा कि हमने वादा किया था कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हर एक एक्ट के, जो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है या हमारा जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट सोसाइटी एक्ट है, और तीसरा जो है हमारे जो रूल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल 2001 के, इन तीनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। दो एक्ट जो है 1989 का एक्ट और 1999 का एक्ट जो है उसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं यूट्यूब चैनल पर, उसकी पीडीएफ्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं। ठीक है, आज जो हम 2001 के रूल्स जो हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड इसकी पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर शाम तक जो है या कल सुबह तक आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने पुरानी वीडियो दो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं एंड नई वीडियो जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि चैप्टर्स जो हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर इसके अगर देखोगे तो 13 चैप्टर्स हैं और सेक्शंस जो हैं वो 74 हैं। इसके अलावा जो है कुछ फॉर्म्स भी हैं, इसके ए से लेकर एफ तक फॉर्म्स जो हैं वो भी, कौन सा फॉर्म किस चीज़ के साथ डील करता है वो भी हम ब्रीफली देखेंगे। एंड यहाँ पर जो है ये चैप्टर्स हैं आपके, एंड ये चैप्टर कौन सा जो है क्या चीज़ कौन से चैप्टर में आती है और उस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर कितनी सेक्शंस आती हैं, ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया। इस वीडियो में भी जो है रफली मैंने आपको बता दिया है, तो आप जो है वीडियो को देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर से आप इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ये रूल्स कौन सी एक्ट के हैं, तो 2001 के जो रूल्स हैं ये 1989 एक्ट्स के हैं। यहाँ पर एक रिकवरी ऑफिसर जो है इसका मेंशन रहता है। ये कौन होता है? जो कि डिफ़ॉल्टर कोई अगर है जो कि पैसे की गड़बड़ी कर गया, जिसने कोई लोन लिया था पैसे नहीं दिए हैं, उसको डिफ़ॉल्टर कहते हैं। अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो भी उसने कोलेटरल के तौर पर दी होगी, गिरवी रखी होगी, तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचने का काम कौन करता है? वो है रिकवरी ऑफिसर। उसके बाद देखिए, सोसाइटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन रहती है उसके लिए रजिस्ट्रार 30 दिन लेगा, रूल्स में यही कहा गया है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है ये 6 महीने की होगी। ये सेम ही है जैसा कि हमने ओरिजिनल एक्ट में देखा था। उसके बाद अमेंडमेंट जो है बाई लॉज के, अगर बाई लॉज के अमेंडमेंट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, जो भी आपकी सोसाइटी की मैनेजिंग जो मीटिंग रहती है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास करने के 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को जो है आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमने ऐसे बाई लॉज को अमेंड करना है। उसके लिए हमने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है, और फिर उन 14 दिन के बाद जो अगले 60 दिन रहेंगे उसमें रजिस्ट्रार जो है उन अमेंडमेंट्स जो हैं बाई लॉज के उनको रजिस्टर में रजिस्टर करेगा। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी में अगर अमेंडमेंट लाने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड उससे पहले जो है रेजोल्यूशन से पहले 15 दिन का नोटिस जो है स्टेक होल्डर्स को देना पड़ेगा, ताकि कोई भी अपनी अगर शेयर्स विड्रॉ करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है, अगर किसी को जेल हो गई थी किसी भी क्राइम की वजह से, और जेल से रिलीज़ होने के बाद जो है उसको अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं, तो 5 साल के पीरियड तक, यानी जेल से रिलीज़ होने के 5 साल तक जो है वो किसी भी सोसाइटी का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है सोसाइटी की, उससे 14 दिन के बीच के पीरियड में किसी भी मेंबर जो है उसको किसी भी नए मेंबर को जो है एडमिशन नहीं दी जाएगी। मान लीजिए कि आपकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपकी, कि 30 दिसंबर को आपकी जो है एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, और इससे 14 दिन पीछे अगर चले जाओ तो लगभग 16 दिसंबर का पीरियड आ जाता है। तो ये जो 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच का पीरियड रहेगा, इसमें कोई भी न्यू मेंबर जो है सोसाइटी में ऐड नहीं किया जाएगा। या तो 16 दिसंबर से पहले ऐड करना है या तो 30 दिसंबर से बाद ऐड करना है। ओके, देन चेयरमैन जो है उसके पास कास्टिंग वोट या एडिशनल वोट रहता है जब भी किसी भी फैसले को लेकर टाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो नॉमिनी रहता है गवर्नमेंट का किसी भी सोसाइटी में, वो इलेक्शन वहाँ के नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो मेंबर ऑफ बोर्ड जो है वो नहीं बन सकता। नॉमिनीज़ जो है अलग से जो नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वीमेंस के लिए जो अलग से या एसटी के लिए रहता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाता है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कोई भी मेंबर जो है लगातार 3 साल तक डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और अगर वो सोसाइटी को किसी दूसरी सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक सोसाइटी का मेंबर अगर दूसरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वही मेंबर जो है 3 लगातार मंथ तक जो है डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो फिर वो दूसरी सोसाइटी में जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और ना ही वो उस सोसाइटी में फिर इस सोसाइटी की तरफ से वोट कर पाएगा।
अब कहता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि कोई गड़बड़ कर जाते हैं तो उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो जो मेंबर जो एक्सपेल कर दिए जाते हैं वो फिर अगले 1 साल तक जो उनको रीएडमिशन नहीं मिल सकती, वो रीएडमिशन रीएडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहते। अगर किसी मेंबर को एक्सपेल करना है किसी भी रीज़न से तो सबसे पहले तो रेज़ोल्यूशन पास करना पड़ेगा 3/4 की मेजॉरिटी से, और उस रेज़ोल्यूशन के पास करने से पहले 7 दिन का नोटिफ़िकेशन उस कंसर्न्ड मेंबर को देना पड़ेगा जिसको सोसाइटी एक्सपेल करना चाहती है। ठीक है? उसके बाद कहता है कि कोई भी इंस मेंबर होता है तो उसको अपना नॉमिनी जो है एक अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि अगर उसकी डेथ हो जाए अगर इन केस, तो फिर उसके पैसे जो हैं उसके शेयर्स किसको मिलेंगे, तो उसको वो एक नॉमिनी को दिए जाते हैं जिसको वो अपॉइंट करता है। तो कितने मैक्सिमम नॉमिनी एक मेंबर अपॉइंट कर सकता है, तो वो है इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर इट कैन होल्ड। जितने शेयर वो मैक्सिमम होल्ड करता है उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम कैंडिडेट्स को वो नॉमिनी बना सकता है। यानी किसी की अगर सोसाइटी में 10 शेयर हैं तो वो मैक्सिमम 10 इंसानों को भी नॉमिनी बना सकता है। ठीक है? अब देखिए वैल्यू जो है शेयर की क्या रहेगी, जब कोई सोसाइटी को छोड़ना चाहता है या किसी की डेथ होगी उसके नॉमिनी को शेयर देने हैं, तो वैल्यू कैसे नापी जाएगी, शेयर्स की कितनी वैल्यू। तो अगर अनलिमिटेड सोसाइटी है तो उसमें शेयर्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितना एडमिशन के टाइम उस इंसान ने सोसाइटी को जो शेयर्स खरीदने के लिए पैसा दिया था उतनी ही वैल्यू उसको दी जाएगी। और अगर लिमिटेड सोसाइटी है तो फिर जो है करंट फाइनेंशियल पोजीशन जो है सोसाइटी की कैसी है उसके हिसाब से वैल्यू जो है शेयर की करंट साल में करंट मंथ में कितनी है वही देखा कर उसके हिसाब से जो उसको दिया जाएगा। फिर वो ओरिजिनल वैल्यू से कम भी हो सकता है और ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट रहता है अगर वैल्यू ऑफ शेयर को लेकर, किसी को शेयर्स जो हैं वो दिए गए और अगर वो एतराज़ जताएगा कि नहीं ये मुझे कम वैल्यू दी गई है या ज़्यादा वैल्यू दी गई है, तो उसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो फाइनल अथॉरिटी उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की रहती है, वो है रजिस्ट्रार। अब कहता है कि इलेक्शन जो है मेंबर ऑफ बोर्ड के, बोर्ड ऑफ मेंबर रहता है मैनेजमेंट के लिए, उसके इलेक्शन जो हैं वो 3 महीने पहले हो जाने चाहिए। इससे पहले कि जो प्रीवियस बोर्ड है उसका टेन्योर खत्म हो रहा है उसके 3 महीने से पहले ही इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन कौन करवाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के नाम से होता है, वह इलेक्शन करवाता है। मोस्टली रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, वो चेयरमैन जो सोसाइटी का होता है वही होता है। और वोटिंग जो रहती है मेंबर ऑफ बोर्ड के लिए वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू रहती है, और इसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो रजिस्ट्रार को ही सेंड किया जाएगा, वही फाइनल अथॉरिटी रहती है डिस्प्यूट का, इलेक्शन का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन के डिस्प्यूट को जब रेफर किया जाता है तो वो इलेक्शन पिटीशन के थ्रू किया जाता है, और इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पिटीशन डालनी पड़ती है अगर किसी को भी इलेक्शन को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है। ठीक है? अब कहता है कि अगर बैलेट पेपर जो हैं जिसके इलेक्शन के टाइम होता है उसको रिजेक्ट, अगर वो ख़राब हो जाए, डबल उसमें इंप्रेशन आ जाए या 2-3 और कंडीशंस होती हैं, अगर उस कंडीशंस के अंदर रिजेक्ट किया जाए बैलेट पेपर को, तो रिजेक्ट करने की फाइनल अथॉरिटी कौन रहता है, वो है रिटर्निंग ऑफिसर, यानी आपका मोस्टली चेयरमैन। ठीक है? उसके बाद जब भी इलेक्शन होते हैं तो बैलेट पेपर्स को 3 महीने तक, इलेक्शन के 3 महीने तक जो है इसको प्रिजर्व किया जाता है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन अगर कोई करता है तो फिर जो है उसको वापस काउंट करके देखा जा सके। ठीक है? अब कहते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं सोसाइटी के, ठीक है, जो कि दूसरी सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके इलेक्शन जो है वो कमेटी के मेंबर जो है खुद ही कर देते हैं, वहाँ पर मेंबर्स को आना नहीं पड़ता, और वो कमेटी के मेंबर ही बाय रेजिंग ऑफ हैंड जो है इसको डिसाइड कर लेते हैं कौन जो है रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ठीक है? और इलेक्शन जो है बोर्ड ऑफ मेंबर के लगभग 3 साल बाद होते हैं, क्योंकि टेन्योर जो है इलेक्शन बोर्ड ऑफ मेंबर का वो 3 साल तक रहता है। अब मान लीजिए कि चेयरमैन या दूसरा तीसरा कोई इंसान जो है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, यानी वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, उसको निकालना चाहती है सोसाइटी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उसके लिए पास करना पड़ता है, तो वो टू थर्ड मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन जो रहेगी कि इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कीजिए, तो वो एप्लीकेशन जो है वो 1/3 मेंबर के द्वारा पास होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद कहता है कि नेट प्रॉफिट जो है उसका 5% ही आप जो है कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड में डाल सकते हैं, और कोई अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट बच गई है, यानी सब कुछ देने के बाद भी नेट प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ अमाउंट बच गया है, किसी को देना नहीं है, तो वो फिर कहाँ डाला जाता है, वो रिजर्व फंड में डाला जाता है। ओके? अब कहता है कि जो रिज़र्व फंड रहता है इसका पैसा जो है ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते आप। सोसाइटी को अगर कोई अनसीन ऐसी बुरी सिचुएशन आ जाए उसी टाइम जो है और रिज़र्व फंड का पैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सोसाइटी की वाइंडिंग अप होने वाली है, सोसाइटी ख़त्म होने वाली है, तो तब तो रिज़र्व फंड का पैसा कहीं ना कहीं रखना ही है। तो पहले तो उसको डेट, जितने भी कर्ज होते हैं सोसाइटी के, वो चुकाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है और उसको डिविडेंड के तौर पर देना है मेंबर्स को, तो कितना मैक्सिमम डिविडेंड आप रिजर्व फंड से दे सकते हैं, तो वो है 6%। ठीक है? अब कहते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की फाइनल अथॉरिटी रजिस्ट्रार ही रहती है, ये आपको पता ही है। और लिक्विडेशन प्रोसेस जो है उसके रिकॉर्ड जो हैं 3 साल तक प्रिजर्व करने पड़ते हैं।
तो वाइंडिंग के बाद जब लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है और लिक्विडेशन की प्रोसेस होती है, तो कंप्लीट होने के बाद 3 साल तक जो है उसके रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो उसको रिसॉल्व किया जाए। ठीक है। अब कहता है कि डिफ़ॉल्ट अगर किसी ने किया है, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक मूवेबल होती है, जैसे आपकी गाड़ी होगी, बाइक होगी, और एक इमूवेबल होती है जो हिलती नहीं, जैसे कि आपकी घर हो गया या आपकी ज़मीन होगी। सबसे पहले इन दोनों में से किसको डिफ़ॉल्ट के टाइम जो है बेचा जाएगा, तो सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी जो रहेगी, यानी उसकी गाड़ी वगैरह जो है। फिर उसके बाद जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी उसकी घर, ज़मीन वगैरह, उसको जो है बेचा जाएगा। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर एप्लीकेशन अगर आपको लोन के लिए देनी है, तो मैक्सिमम टाइम वो कितना ले सकते हैं, तो वो 4 महीने के अंदर पूरी। अब कल मैंने आपको बताया था कि ट्राइब्यूनल रहता है, जिसके अंदर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जिसका हेड रहता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, उनको भी जो है एप्लीकेशन भेजी जाती है, और 4 मेंबर भी मैंने आपको बताए थे। तो 4 मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या रहती है, उसमें से एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, उसके बराबर का होना चाहिए। एक जो है वो है कम से कम 10 साल तक वो वकील होना चाहिए, वकील कहीं पे बना होना चाहिए। तीसरा हो सकता है कि एक पर्सन जिसने लॉ में डिग्री ले रखी है, उसको रजिस्ट्रार तो नहीं है लेकिन रजिस्ट्रार के इक्विवेलेंट उसको वर्किंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट है। और चौथा है कि वो पर्सन जिसने लॉ में डिग्री ले रखी है और उसके पास हायर डिप्लोमा कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का भी है, और वो रजिस्ट्रार के इक्विवेलेंट है। ठीक है। एक रजिस्ट्रार नहीं है लेकिन उसके इक्विवेलेंट है। ये 4 अलग-अलग पर्सन जो हैं ट्राइब्यूनल में अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद फॉर्म्स की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो हैं आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कहती है फॉर्म ए जो है ये रहता है आपका नॉमिनेशन ऑफ कमेटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर किसी को नॉमिनेट करना है, तो कौन से फॉर्म का यूज़ होगा, तो फॉर्म ए का। अब दूसरा, इलेक्शन के लिए नोटिस निकालना है, तो फॉर्म बी का यूज़ होगा। अगर इलेक्शन से किसी को विदड्रॉ करना है, तो वो फॉर्म सी का इस्तेमाल करेगा। कोई डिक्लेरेशन किसी टाइप की देनी है, तो फॉर्म डी का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद रजिस्टर जो है डिक्लेरेशन का, वो फॉर्म ई के अंदर आएगा। और कोई भी नोटिस है, कोई सर्कुलर या कोई ऑर्डर जो है रजिस्ट्रार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आता है, तो वो कौन से फॉर्म पर आएगा, वो फॉर्म एफ पर आएगा। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा लास्ट में कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसमें जब सोसाइटी को सुपरसीड किया जाता है उसके बोर्ड को, तो वहाँ पर अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बिठाई जाती है सरकार की तरफ से, उसका मैक्सिमम पीरियड कितना रहता है, वो है 6 महीने, या इलेक्शन विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है। तो जो भी जल्दी हो जाएगा इन दोनों में से, वो मैक्सिमम रहता है मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन J&K। ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। ठीक है। आई होप तीनों एक्ट जो है हमने कवर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, अगर वो सिर्फ यही वीडियो भी देखते हैं, तो आई थिंक 70 to 80% क्वेश्चन जो हैं उनके कंप्लीट हो जाएंगे। 20 to 30% क्वेश्चन का अभी भी रिस्क रहेगा जिन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, क्योंकि जो फुल आपका एक्ट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, जो कि शायद एग्ज़ाम में आपको आ जाए। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है वो जीके पीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट ना हो, उनके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जिन्होंने पूरे एक्ट भी पढ़ रखे हैं उनके लिए ये रिवीजन है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिन्होंने नया पढ़ रखा है, तो आप वो पूरे एक्ट तो नहीं पढ़ सकते अब, क्योंकि वक्त कम है। तो एटलीस्ट आप 70 to 80% तो कवर कर सकते हैं। इतना रिस्क 20-30% का रिस्क आप ले भी सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है। तो बाकी जो हैं तीनों एक्ट्स जो हैं पूरे हो चुके हैं। अब मेरा वादा पूरा हो चुका है। बाकी इसके बाद कुछ करना है या नहीं करना है देखेंगे, अगर वक्त मिलता है तो करेंगे, अदरवाइज़ अब एग्ज़ाम के बाद ही शायद मुलाकात हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट आप सबको।